हेलो फ्रेंड्स, काजल केमिस्ट्री स्टडी में आप सभी का स्वागत है। अगर मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आए तो एक लाइक कर देना और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि धातुओं का पुनः चक्रण क्या होता है। धातु नवीकरणीय संसाधन है या फिर अनवीकरणीय संसाधन है। अगर इसका पुनः चक्रण होता है तो कैसे होता है। हम ये भी चर्चा करेंगे कि अगर धातुओं के भंडार सीमित है तो कैसे सावधानी पूर्वक हमें इसका उपयोग करना चाहिए या इसका कोई विकल्प हो सकता है या नहीं। अगर हो सकता है तो इस पर अमल कैसे करनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, अब धातु तो आप सबको पता ही है। अगला शब्द है आपका पुनः चक्रण। इसका क्या मतलब होता है? इसको सिंपल तरीके से आप ऐसे बोल सकते हो कि प्राकृतिक संसाधनों में बहुत सारी संसाधन ऐसी हैं जिनको खर्च करने के बाद उनकी पुनः पूर्ति प्राकृतिक चक्रों द्वारा हो जाती है। इसका एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण से आप समझ सकते हो, जैसे पानी हो गया। इसको आप अपने दैनिक जीवन में हर रोज़ ही उपयोग करते हो। जल को आप हर रोज़ खर्च करते हो, लेकिन ये ख़त्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक चक्रों द्वारा इसका पुनः पूर्ति हो जाता है। बस होता ये है कि कभी जल का स्तर कम या फिर ज़्यादा होते रहता है। ठीक है, आप धातु जानते हो, पुनः चक्रण समझ गए, तो हमें पढ़ना क्या है? धातुओं का पुनः चक्रण। दोस्तों, कुछ असामान्य प्रक्रियाओं के द्वारा पृथ्वी के कुछ भागों में उपयोगी अयस्क और खनिज सांद्रित हो जाते हैं, यानी कि इसका पुनः पूर्ति हो जाता है। लेकिन इस प्रक्रियाओं को पूरा होने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। इसलिए जब किसी अयस्क को खनन करके बाहर निकाल लिया जाता है तो उसके स्थान पर कोई नया अयस्क नहीं बनता है। अयस्क आप लोग नहीं जानते होंगे तो हमने इस पर कई सारे वीडियो बना रखे हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, हमने बताया कि एक बार अयस्क खनन करने के बाद नया अयस्क नहीं बनता है। यही कारण है कि धातु अनवीकरणीय संसाधन होती है। अब पूछोगे कि अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है, तो इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि धातुओं के एक बार उपयोग में आ जाने के बाद इनका पुनः पूरण लगभग नहीं के बराबर होता है। इसलिए धातु अनवीकरणीय संसाधन कहलाता है। यानी जैसे जैसे हम इसे पृथ्वी से निकालते जाएंगे, इनकी आपूर्ति धीरे धीरे समाप्त होती जाएगी। ठीक है दोस्तों, हमारा जो आधुनिक समाज है वो धातुओं पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है और उनकी धातुओं की मांग हर रोज़ बढ़ती ही जा रही है। संसार को लोहे की वर्तमान जो वार्षिक मांग है वो लगभग 800 करोड़ टन है। यदि संसार में लोहे की खपत इसी दर से होती रहेगी तो लगभग 100 वर्षों में लोहे के सभी ज्ञात भंडार समाप्त हो जाएंगे। इसी तरह से तांबा हो गया, जिंक हो गया, लेड और टिन जैसी धातुओं के अयस्क भंडार बहुत कम समृद्ध है और उनकी आपूर्ति 50 वर्ष से अधिक समय तक नहीं हो पाएगी। केवल एल्युमिनियम के अयस्क ही ऐसे हैं जो मानव की बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति अधिक समय तक करते रहेंगे। क्यों? इसका कारण यह है कि संसार के कई भागों में बॉक्साइट के काफ़ी विस्तृत भंडार है। दोस्तों, हमने जो अभी बातें बताई ये केवल एक अनुमान है, इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन भी हो सकता है, लेकिन ये अनुमान हमें यह बताता है कि हमें धातुओं के इन निश्चित भंडारों का उपयोग बहुत ही सावधानीपूर्वक से करनी चाहिए। हमारी अपनी नई आवश्यकताओं की पूर्ति का एक नया ढंग ये हो सकता है कि हम धातुओं के पुराने बेकार टुकड़ों का पुनः चक्रण करके उनका उपयोग करें। पुनः चक्रण का अर्थ है कि हम धातु की पुरानी बेकार वस्तुएं जो होती है उनको फेंके नहीं और उसको जमा करके उन्हें गलाकर फिर से नया वस्तु बनाएं।
वास्तव में देखा जाए तो धातु के पुनः चक्रण के लिए उद्योगों को एक नई दिशा प्रदान करनी चाहिए। इसके लिए उन्हें धातु के टुकड़े, धातु की पुरानी वस्तुएं आदि को जमा करके उनकी धुलाई करनी होगी, उन्हें गलाना होगा और उनमें उपस्थित अशुद्धियों को दूर करना होगा। यदि हम इस तथ्य पर भली भांति ध्यान दें तो जो अयस्क भूपर्पटी में लाखों वर्ष में बने थे, एक पीढ़ी के समय से भी कम समय में व्यर्थ ही खर्च हो रहे हैं। तो हमारे लिए यही एक स्पष्ट संदेश निकलेगा कि हमें अपने जीवन पद्धति में इस प्रकार के परिवर्तन लाने चाहिए जिससे धातुओं को बहुमूल्य और सीमित संसाधन माना जाए और इसके संरक्षण और पुनः चक्रण के लिए विधियाँ खोजी जाए। ठीक है, ओके।